ओके, तो आज हम सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के। सबसे पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो इस साल आया था बोर्ड एग्जामिनेशन में। यही क्वेश्चन 2015 में भी आया था, मतलब बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, लेकिन वो दिल्ली में आया था। और इस बार आया था ऑल इंडिया में। ठीक है, क्वेश्चन ये था, मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख सकते हो आप भी। इफ रेडिएशन of wavelength lambda 1 falls on metal surface, its kinetic energy is E. If radiations are changed to lambda 2 wavelength, यहां पर इट्स की जगह ना ये लिख लो, मेटेलिक फॉल्स ऑन मेटेलिक सरफेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन is E. If radiations are changed to lambda 2 wavelength, energy becomes double. Energy of photoelectron become double. Question is, find threshold wavelength in terms of lambda 1 and lambda 2. Also calculate work function. ये 3 नंबर में क्वेश्चन आया था। Also calculate work function. राइट, तो क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, अपने आप एक नई तरह का क्वेश्चन था इस साल। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सपोज हमारे पास एक मेटेलिक सरफेस है बच्चों, ये इस पर जब वेवलेंथ लैम्डा 1 फॉल कर रही है किसी रेडिएशन की, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी एनर्जी बोल रखी है कि ई है। फिर अगर हम रेडिएशंस की वेवलेंथ को कुछ लैम्डा 2 कर दे, अगर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन को लैम्डा 2 कर दे, तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डबल हो जाती है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपने बताना है कि लैम्डा नोट क्या होगा और फाई नोट क्या होगा। ऑब्वियसली अगर लैम्डा नोट निकल जाए तो फाई नोट निकाला जा सकता है। राइट, तो करने का तरीका क्या था इसको, अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ हमको यहाँ पर एक बार आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करनी है। तो मैं यहाँ पर पहले बना रहा हूँ केस 1। फर्स्ट केस क्या है, जब लैम्डा को मैं यूज करूंगा लैम्डा 1 और काइनेटिक एनर्जी को यूज करूंगा सिर्फ ई। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आई कैन सिंपली राइट काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, जो कि इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यहां पर क्योंकि सारा खेल वेवलेंथ का, तो वेवलेंथ में कन्वर्ट कर दो, सी बाय लैम्डा 1 माइनस एच सी बाय लैम्डा नोट। क्योंकि मेटेलिक सरफेस वही है इसलिए लैम्डा नोट दोनों केस में वही लेना है हमने। राइट, और एनर्जी कितनी है बेटा ई। एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, दिस इज केस 1। नाउ एक और इक्वेशन फ्रेम करते हैं हम केस 2 बनाकर। केस 2 में हमने लैम्डा को क्या लेना है बेटा, लैम्डा 2, लेकिन एनर्जी क्या हो जाएगी इस केस में, ट्वाइस, डबल हो जाएगी, जैसा कि गिवन है हमको। यहां पर हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ई, ई की जगह क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई। वाई, बिकॉज यू आर यूजिंग एच सी बाय लैम्डा 2। नाउ सी बाय लैम्डा 1 नहीं, सी बाय लैम्डा 2, और लैम्डा 2 करते एनर्जी क्या होगी, डबल, एज पर गिवन सिचुएशन, माइनस एच सी बाय लैम्डा नोट। राइट, ओके, तो यहां पर इसको आप बोल सकते हो दिस इज इक्वेशन 2। हमने लैम्डा नोट निकालना है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ई की वैल्यू ये है, और यहां पर सेकंड इक्वेशन में अगर मैं ई को ये वैल्यू प्लेस कर दूं तो बात बन जाएगी कुछ। देखो मैं इसको यहां पर प्लेस कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहां पर पुट 1 इन 2। 1 का मतलब है कि एनर्जी ई की वैल्यू
सेकंड इक्वेशन में यहां पर डाल दो, तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस एच सी बाय लैम्डा 1 माइनस एच सी बाय लैम्डा नोट, और सामने की तरफ क्या है, एच सी बाय लैम्डा 2 माइनस एच सी बाय लैम्डा नोट। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो एच सी को कॉमन लिया जा सकता है, इसी स्टेप में मैं एच सी को कॉमन ले रहा हूं। देखो मैं इस बात को ये भी लिख सकता हूं, ऊपर रह जाएगा 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1, और बाहर क्या निकाल दो, एच सी, और यहां से भी बाहर निकाल दो एच सी। ये लिखा जा सकता था इसको, एच सी से एच सी उड़ा दो। अब आपको पता है कि क्या मिला आपको यहाँ पर, 2 बाय लैम्डा 1 माइनस 2 बाय लैम्डा नोट इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा 2 माइनस 1 बाय लैम्डा नोट। अपने को लैम्डा नोट चाहिए बेसिकली, तो लैम्डा नोट को एक साइड कर दो, इसको आप इधर ले जाओ जब, और इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2, और यहाँ पर जाकर ये बन जाएगा 2 बाय लैम्डा नोट पॉजिटिव और माइनस 1 बाय लैम्डा नोट। इसको सोल्व करूँगा तो क्या बचना है, सिर्फ 1 बाय लैम्डा नोट बचना है। 2 बाय लैम्डा नोट में से अगर 1 बाय लैम्डा नोट माइनस होगा, यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा बेटा, लैम्डा 1 लैम्डा 2। सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। इस टर्म को रेसिप्रोकल कर दो तो लैम्डा नोट मिल जाएगा जो अपने को चाहिए। देखो इस टर्म को रेसिप्रोकल कर दो, तो यानी कि जो लैम्डा नोट आया बच्चों वो क्या आया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन में 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। दिस इज ओवर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था इस साल का। जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे, लेकिन इस बार सीबीएसई ने थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि जो चीज़ 2015 में दिल्ली बोर्ड में पूछी गई थी वो इस बार ऑल इंडिया में पूछी गई है। इसका मतलब कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अपने को पिछले 5 साल के क्वेश्चन टारगेट करने हैं। अब लैम्डा नोट निकालने के बाद वर्क फंक्शन निकालना है, तो देखो वर्क फंक्शन यहाँ लिख देता हूँ मैं। फाई नोट क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा नोट। एच सी को एज इट इज रखो, लैम्डा नोट की वैल्यू क्या है डाल दो यहाँ पर। देखो ये रहा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 नीचे आ गया और ये टर्म ऊपर चली जाएगी, सॉरी यहाँ पर, हाँ ठीक है, यहाँ पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 ऐसे आ गया और ये टर्म चली जाएगी ऊपर, 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। सो दिस इज योर वर्क फंक्शन एंड दिस इज योर वेवलेंथ। अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ लेंगे तो वो भी निकाल ली जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रीक्वेंसी निकालने तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं आप, ऐसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नोट क्या होता है, सी बाय लैम्डा नोट, तो आप सी बाय लैम्डा नोट कर देते हैं। तो इसमें तीनों चीज़ें हम निकाल सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। ओके तो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन भी ले लेते हैं चलो साथ में, इन सब की वेलोसिटी सेम है, दे आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी समहाउ, which will have maximum de Broglie wavelength। तो हम जैसा जानते हैं कि लैम्डा को हम लिख सकते हैं h ओवर मोमेंटम mv। अगर प्लैंक कांस्टेंट सबके लिए सेम है, वेलोसिटी भी सबकी सेम है, तो लैम्डा इज फंक्शन ऑफ मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें, इसका मास होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। बीटा पार्टिकल को जनरली हम क्या बोलते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, नियरली मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। प्रोटॉन का मास क्या होगा, mp। इलेक्ट्रॉन का मास, अच्छा इलेक्ट्रॉन पहले आ चुका एक बार, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सबसे जो टाइनी पार्टिकल है, सबसे टाइनी पार्टिकल मतलब अगर सबसे कम मैसिव पार्टिकल की बात करूँ तो वो इलेक्ट्रॉन है, जिसका मास कम उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और अल्फा पार्टिकल के लिए लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता था ये वाला, इसको प्लीज़ आप चाहो तो लिख सकते हो। एक और क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ऐसा बोला गया है कि फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपने को बताना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की, विच इज हैविंग डी ब्रोगली वेवलेंथ 0.3 नैनोमीटर, ठीक है। हमको ऐसा बोले कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन 0.3 नैनोमीटर वेवलेंथ से मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो हमने जब ड्राइव किया था लैम्डा तो हमने ये बात की थी कि h/p लिख सकता हूँ इसको, और अगर हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो इसको p को कन्वर्ट करके लिख सकते हैं √2 मास इंटू में काइनेटिक एनर्जी।
अब यहाँ पर अपने को एनर्जी पूछी है, तो एक काम करो ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, एच स्क्वेयर 2me स्क्वेयर। मैं यहाँ दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दूंगा ताकि मुझे अंडर रूट में कुछ सोल्व ना करना पड़े। अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला डिफाइन करूँ यहाँ से, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए एच स्क्वेयर ओवर लेमडा स्क्वेयर अपॉन में 2m। तो इस तरह से मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ। क्या यहाँ पर मैं प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू डाल दूंगा तो उसका स्क्वायर कर देना। देखो h का स्क्वायर 6.63 इंटू 10⁻⁻34 का स्क्वायर ओवर लेमडा अपने को गिवन है 0.3 नैनोमीटर, तो यानी कि 0.3 इंटू 10⁻⁹ का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मास की जगह क्या आएगा, ऑब्वियसली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है जनरली 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ऐसा करने से अपने को एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन ये एनर्जी किस में मिलेगी, जूल में। अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो जूल से अपॉन में डिवाइड में क्या कर देना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इस तरह से आप किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो अगर मैं इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ दे दूं। यहाँ पर अगर ऐसा बोलते हैं कि भाई एक अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, सपोज अल्फा पार्टिकल इज मूविंग विद 10 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, तो क्या करना था, तब भी यही लॉजिक लगाना था। सिंपल सी बात है कि जो हम लेमडा को लिख सकते हैं, लेमडा कैन बी रिटन एज h/p, और p को क्या लिख देना था अपने, अगेन √2m काइनेटिक एनर्जी, सामने लेमडा है, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वेयर h स्क्वेयर ओवर 2m, के को इधर ले आओ, h स्क्वेयर बाय लेमडा स्क्वेयर मास, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो ये मास है, ये मास आपने हमेशा पार्टिकल का पुट करना है। जैसे अल्फा पार्टिकल है तो यहाँ पर क्या आएगा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, राइट। और प्रोटॉन का मास कितना होता है 6.27 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। तो इस तरह से बस इस बात का ध्यान रखना होता है ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए। हो जाएगा ये भी। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में, इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग विद द सेम वेवलेंथ इट इंप्लाइज दैट दे हैव सेम। देखो ऐसा बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है, इफ दे आर मूविंग विद सेम वेवलेंथ, तो इससे क्या बात प्रेडिक्ट होती है। अगर हम देखें वेवलेंथ हमने भी ड्राइव किया डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग, h बाय मोमेंटम, तो अगर वेवलेंथ सेम है, अगर मोमेंटम को डिफाइन करने लगे तो हम ये लिख सकते हैं h बाय लेमडा, राइट। तो अगर वेवलेंथ दोनों के लिए सेम है तो मैं बोलूंगा कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन विल बी सेम, क्योंकि वेवलेंथ वाला फैक्टर सेम है। क्या यहाँ पर वेलोसिटी भी सेम हो सकते, तो आंसर है नो। अगर आप ये प्रेडिक्ट करो कि वेलोसिटी सेम हो, क्योंकि देखो अगर वेलोसिटी को ड्राइव करूंगा तो वेलोसिटी देखो कुछ ऐसे बनेगी, वेलोसिटी विल बी h ओवर लेमडा m। वेलोसिटी मास पे भी डिपेंड करी और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग है, राइट। तो इसलिए अपने को इस बात, अच्छा अगर एनर्जी की बात करूँ, क्या एनर्जी सेम है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो एनर्जी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी, यानी कि लेमडा स्क्वेयर h स्क्वेयर 2me। अगर एनर्जी को डिफाइन करने लगे तो एनर्जी क्या बन रही है, h स्क्वेयर बाय में लेमडा स्क्वेयर। ये दोनों फैक्टर तो सेम है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो मास, एनर्जी मास पे डिपेंड कर रही है और एक 2 फैक्टर। तो एनर्जी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि जिसका मास कम उसकी एनर्जी ज़्यादा, वो ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। और लॉजिकली समझाऊँ तो अगर ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होगी उसकी, जितनी देखो एक ब्रिक जो होती है और एक जो बुलेट होती है, पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा किसकी है, ऑब्वियसली एक बुलेट की। अगर दोनों को मैं दीवार पे थ्रो करूँगा तो बुलेट शायद दीवार के आर पर हो जाए, क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जेटिक होगी, है ना। जो जितने लाइटर पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा उनकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लो। तो बच्चों एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ऐसा बोला गया कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, किसकी, न्यूट्रॉन की, एट 27 डिग्री सेल्सियस इज लैम्डा 1, और इसी की 927 डिग्री सेल्सियस पर जो वेवलेंथ है वो क्या है, लैम्डा 2। व्हाट इज रेशियो बिटवीन
λ1 to λ2। अब यहाँ पर देखो टेम्परेचर वाला खेल आ गया। मैंने आपको बताया था कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है, अगर आप सिर्फ इसके भरोसे रहोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं हिलने वाला है, h/mv के भरोसे, यानी कि h बाय मोमेंटम के भरोसे। मैंने आपको ड्राइव कराया था कि इसको मैं लिख सकता हूँ h/√2mke, और फिर मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ 3/2 टाइम्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू में टेम्परेचर, जो हमने काइनेटिक थ्योरी से फॉर्मूला उठाया था एक। अगर आप यहाँ पर प्लेस कर रहे थे इसको, तो जो लैम्डा डिफाइन किया था हमने वो ये डिफाइन किया था √2 मास, और काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या आएगा 3/2 kBT, जिससे ये फॉर्मूला ये बन गया था लैम्डा इक्वल्स टू h/√3m kBT। अब यहां से एक बात समझ आ रही है कि जो वेवलेंथ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √ टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की 27 डिग्री पर कितनी वेवलेंथ है, तो λ1, तो कोई बात नहीं, λ1 को क्या लिख सकते हैं हम, सीधा सीधा 1/√27, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर तो सेम है, मास सेम रहेगा, 2 सेम रहेगा, और kBT भी सेम रहेगा, मतलब kB भी सेम रहेगा। λ2 की बात करें तो वहां पर क्या फैक्टर आएगा 1/√927। इतना तो क्लियर है कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी वेवलेंथ कम होगी, देख पा रहे हो आप। तो अगर मैं λ1 बाय λ2 करूं तो इट कैन बी रिटन एज √27 नीचे और √927 ऊपर। आप चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो, अगर रूट में स्क्वायर होता हो तो कर लेना, मतलब स्क्वायर रूट सोल्व, और ना इसको आप प्लीज़ अपने आप अपने एंड पर देख लेना। तो करने का तरीका ये है, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस पूछ ले और वेवलेंथ का रिलेशन पूछ ले तो ऐसा कर सकते थे इसको आप। ओके, तो वन मोर क्वेश्चन इज देयर, इफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन में गिवन है इफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन is 4 electron volt and energy of incident radiation, या ऐसा बोल सकते हो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन दे रखा है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये बात तो ट्रू है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोटोन की एनर्जी का कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन को, राइट। अब ना यहां पर आपको बोल रखा है कि फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बिल्कुल आसान है, देख हमको पता है कि हम EV0 को क्या लिख सकते हैं, ½ mv²। ये बात हमने पहले भी कई बार प्रूफ करी है कि अगर ½ mv² को 0 बनाना है तो आपको कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा, EV0। अगर आप यहाँ पर सिर्फ V0 निकालोगे तो V0 से आंसर आता है वोल्ट में, अगर आप EV0 निकालोगे तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर मिलेगा। अब आपको ½ mv² कितना दे रखा है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितना दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो EV0 की ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि आपको एक तरह से गिवन ही है यहाँ पर। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एज इट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज बेसिकली इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हाँ, यहाँ पर अगर आपसे वर्क फंक्शन पूछ ले तो क्या करना था आपने, वो देख लो जरा। वर्क फंक्शन के लिए देखो मैं क्या कर सकता था, ½ mv² इज बेसिकली इक्वल टू hμ माइनस φ0। तो वर्क फंक्शन अगर निकालना होता तो ½ mv², यानी कि ½ mv² दे रखा है आपको 4, और hμ की वैल्यू कितनी है 6, तो इक्वल्स टू 6 माइनस φ0, इधर आता तो -2 इक्वल्स टू माइनस φ0, तो वर्क फंक्शन यहाँ से कितना आता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो वर्क फंक्शन भी निकाला जा सकता था और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी, इसको प्लीज नोट डाउन कर लो। ओके, वन मोर क्वेश्चन इज देयर, ऐसा बोला गया कि अगर एक मेटेलिक सरफेस है, इस पर अभी जो फ्रीक्वेंसी गिर रही है मान लो वो क्या है म्यू, अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को डबल कर दे, इस फ्रीक्वेंसी को डबल कर दे तो जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन्स की वो E थी, तो नए वाली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डबल होगी, हाफ होगी, मोर देन डबल होगी या लेस देन डबल होगी। अब ये क्वेश्चन बहुत समझने वाला है। देखो हमको एक रिलेशन पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली hμ माइनस hμ0 अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो पहले एनर्जी E थी, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर हम ऐसे एक रिलेशन डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझना जरा, यहाँ पर अगर मैं एक
रफ एस्टिमेट बनाऊं अपने माइंड में, बोल देता हूं कि ये वाला फैक्टर हमेशा 2 है, ठीक है, ये वाला फैक्टर हमेशा 2 है, और पहले जो मैंने फ्रीक्वेंसी दी वो दी सपोज करो 4, तो एनर्जी कितनी बन रही है देखिए, H इंटू में 2 फैक्टर 4 - 2, ठीक है, यानी कि जो रिजल्ट बना वो बना 2H। अब ना इस फ्रीक्वेंसी को डबल करके देखो, अब मैंने 2 से फ्रीक्वेंसी को कितना कर दिया 8, और अब एनर्जी निकालने की कोशिश करी, तो अब एनर्जी कितनी बन रही है 8 - 2, यानी कि ये बन रही है 6H। पहले कितनी आ रही थी 2H, अब कितनी आ रही है 6H, ये तो सीधा सीधा ट्रिपल हो गई। अगर ऑप्शन में मोर देन डबल है तो मोर देन डबल हो गई। चलो अब एक बार और ट्राई करते हैं, हमने जैसे कि 8 था, अब इसका भी डबल कर दो एक बार फ्रीक्वेंसी, हमने इसका डबल कर दिया और 16 कर दिया यहाँ पर, राइट। तो 16 करने पर जो एनर्जी आ रही है वो क्या आ रही है H 16 - 2, और अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो कितना आ रहा है 14H। 14H का मतलब पहले कितनी थी, पहले कितनी थी यहाँ पर 6, लेकिन अब कितनी आ रही है 14, अगेन मोर देन डबल आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डबल होगी, नहीं, वो क्या हो रही है देखो यहाँ पर मोर देन डबल हो रही है हमेशा। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन आ जाए कि इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी टू ट्वाइस देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, द आंसर शुड बी मोर देन डबल, नॉट एग्जैक्ट डबल, इट विल बी मोर देन डबल। तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, एक और कंसेप्ट करते हैं बच्चों। अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि यहां पर एक मेटेलिक सरफेस है और यहां पर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, इस पर रेडिएशंस गिर रही है कुछ ऐसे, रेडिएशंस का या तो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगा या आपको लैम्डा गिवन होगा, कुछ एक गिवन होगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन होगी यहाँ पर, राइट। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही वो मूव करेगा, आपको पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर ना देखो इस कंसेप्ट को करने का तरीका क्या होता है। अगर यहाँ पर आपको इस सर्कुलर पाथ की रेडियस भी गिवन हो तो आपने सिर्फ एक लॉजिक लगाना है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ क्या होता है, या आप ऐसे समझो सर्कुलर मोशन है ना, तो आप क्या लिख सकते हो mv² r = मैग्नेटिक फोर्स क्या हुई भी, ये हमने मैग्नेटिज्म में करा था पहले। यहाँ से वेलोसिटी को डिफाइन किया जा सकता है, वेलोसिटी क्या आएगी Q/r/m कबर में। और अगर यहाँ पर वेलोसिटी पता है तो मैं काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन की, कितनी आएगी 12 mv²। अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की 12 mv² है तो हमको पता है 12 mv² इज बेसिकली इक्वल टू h𝜇 - h𝜇0। अगर आपसे यहाँ पर वर्क फंक्शन पूछ ले तो आपने एग्जैक्ट ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 12m और v² की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर Q² b² r² m² माइनस h𝜇 इक्वल्स टू माइनस वर्क फंक्शन, राइट। तो डेफिनेटली ये वाला पूरा फैक्टर जो होगा वो h𝜇 से तो कम ही होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज लेस देन टोटल एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो यहाँ से इसको सोल्व करना ना फाइंड आउट आ जाएगा आपके पास। हाँ, अगर आपसे यहाँ पर पूछ ले कि इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ, तो एग्जैक्ट यही वाली वैल्यू यानी कि ये 1/2 Q² b² r² m, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी ये किसके इक्वल आ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब EV0 के इक्वल आ जाएगा। अगर आप चाहो तो ऐसे कर लो। अगर आपसे पूछ ले कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताओ, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी निकाली जा सकती है। इस फाइन नोट को कैसे कन्वर्ट कर दो hc/λ0, सोल्व करो, जो भी आएगा वहां से फिर कंपेयर करके निकाल देना, राइट। तो करने के बहुत सारे तरीके, इसको कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ इस लेक्चर को करते हैं ओवर। और आज मैंने जस्ट कुछ रैंडम क्वेश्चंस उठाए थे डी ब्रोगली वेवलेंथ के। हाँ, इस चैप्टर को ये आज मतलब 5th लेक्चर जिसमें मैं ख़त्म कर रहा हूँ। बीच में एक ऐसा लेक्चर भी था जिसमें मैंने न्यूमेरिकल्स कराए थे ऑफलाइन क्लास में, बट हाँ वो रिकॉर्ड नहीं हो सका ड्यू टू सम टाइम प्रॉब्लम। बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मॉडर्न फिजिक्स को जितना हो सके मतलब आप तक मैं पहुँचाऊँ यूट्यूब के ज़रिए, क्योंकि एज यू नो कि अब सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो रहा है, ऑफलाइन क्लासेस फिर से वापस आ रही है धीरे धीरे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना यूट्यूब के लिए। बट हाँ, लॉकडाउन में आपने मेरा पूरा साथ दिया, मैंने भी आपको पूरी कोशिश करी कि एक पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। चैनल पे 70-80% पूरा +2 का सिलेबस आ चुका है, तो आप चाहो तो कभी भी आपको बैकअप चाहिए हो या आपने रिवीजन करना हो, किसी भी वीडियो को ओपन करो। पूरे दिल से मैंने मेहनत कर रखी है, पूरे दिल से शिद्दत से, मतलब रात को 12-12 1-1 बजे भी आपके लिए लेक्चर शूट करके डाल रखे हैं वहाँ पर, तो वहाँ से आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चाहो तो इस वीडियो को शेयर करो यार, लाइक करो, चैनल को थोड़ा सा ग्रो करवाओ, ताकि हम थोड़ा सा और मोटिवेट है और आपको चाणक्य नीति भी मैं इसी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच।